नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, न्यूक्लियर से रिलेटेड पावर प्रोडक्शन हमेशा ही एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहा है। ये कभी भी एक कमर्शियल वैल्यू नहीं होल्ड करता था। और आप देखेंगे कभी भी जब न्यूक्लियर शब्द इस्तेमाल होता है तो लोगों के अंदर ये भी होता है कि इसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास अभी भी नेशेंट है। तो आप देखेंगे कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंस किया है कि अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है अनाउंस करने वाले हैं या अलाउ करेंगे। और उसी को लेके हमारे जो दो एक्ट होते थे, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दोनों एक्ट के अंदर बेसिकली जो है लेजिस्लेटिव चेंजेस लाकर नाउ दे आर गोइंग टू अलाउ प्राइवेट फर्म। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल था। मतलब आप चाहे उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी हो, चाहे उसको ऑपरेट करना हो, सप्लाई करना हो, प्रॉफिट लॉस सब जो है गवर्नमेंट के अंडर में रहता था। बट अब जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सेगमेंट को भी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाली है, प्राइवेट एंटिटीज को भी इसमें अलाउ करने वाली है कि वो जो है अपना योगदान दे सकें। और बेसिकली हम वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण है, क्यों जो है इंडिया शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम फुल्ली कंट्रोल न्यूक्लियर फैसिलिटी टू प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कारण है, इंडिया की एनर्जी डिमांड्स क्या हैं, हमारे हर्डल्स क्या हैं, और अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया, अभी इसकी क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो अगर हम न्यूज देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड ओपनिंग अप न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें यह कहा गया है कि प्राइवेट फर्म जो है अब बिल्ड भी कर सकती हैं और ऑपरेट भी कर सकती हैं न्यूक्लियर सेक्टर को। उसमें बेसिकली जो स्पेशल फोकस है वो स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर रिएक्टर्स हैं। ये रिएक्टर्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, बट ब्रीफ में अगर मैं बताना चाहूं तो ये रिएक्टर्स बेसिकली कंपेरेटिवली चीपर हैं और इनको इंस्टॉल करना आसान है कंपेरेटिव टू जो हमारे यहाँ पर बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कंपेरेटिव। तो गवर्नमेंट का फोकस बेसिकली इसी के ऊपर है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर, जिसको जो है गवर्नमेंट सेट करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रीज और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के लिए हमेशा से स्ट्रेटेजिक वैल्यू था। और हमारे पास दो एक्ट थे, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो कि अभी तक चलता आ रहा था। और ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट उस वक्त बना था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, दुनिया में जो है न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उसमें जो है गवर्नमेंट्स का टाइट रेगुलेशन उसके ऊपर रहता था। और हमारे यहाँ ये एज इट इज चल रहा था। उसके बाद एक सेकेंड रूल है जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010। ये बेसिकली दो ऐसे एक्ट थे जो बेसिकली बने तो बेनिफिट के लिए ही थे। एक मतलब कहा जाता है कि क्या बोले उसको, अच्छी मानसिकता से बने थे, लोगों के भले के लिए बने थे कि किस तरह से हम जो है सिटीजन्स के राइट को सिटीजन्स प्रोटेक्ट कर सकें। बट ये बेसिकली हर्डल बन रहे थे कि इसमें प्राइवेट जो एंटिटीज थी वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी या आ नहीं सकती थी। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अच्छा, 1962 का जो एक्ट था एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसके बाद जो है जब इंडिया ने अपना खुद का परीक्षण किया, न्यूक्लियर परीक्षण किया, तो 74 से 2000 मतलब लगभग 34 साल तक इंडिया के ऊपर बैन लगा रहा। और आप ये सोच लीजिए कि न्यूक्लियर सैंक्शंस थे, हम जो है न्यूक्लियर फ्यूल का ट्रेड नहीं कर सकते थे, किसी कंट्री से हम खरीद नहीं सकते थे, हमें कोई कंट्री रिएक्टर देने को तैयार नहीं थी। उसी तरह से जो है कोई टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन नहीं था, मतलब कि कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी। तो बेसिकली इन 34 सालों के अंदर इंडिया ने खुद ही जो है इंडिजिनली रिएक्टर्स बिल्ड किए और पावर प्रोडक्शन किए। बट वो टेक्नोलॉजी जो है पुरानी हो गई और आप देखेंगे कि इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, बेसिकली यही दो फर्म्स हैं जो कंट्रोल करती थी जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या ऑपरेशन है प्लांट का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर मैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट की बात करूं तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट बेसिकली जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि कोल्ड वॉर के टाइम पे बना हुआ था और नेशनल सिक्योरिटी पैरा अमाउंट थी कंपैरेटिव टू जो है एनर्जी नीड। और आप समझिए कि सबसे बड़ा हार्डल था इसमें, इसी कानून की वजह से जो है ये मैंडेटरी करता था गवर्नमेंट को कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है, डेवलप कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, और पब्लिक बोल लीजिए या प्राइवेट बोल लीजिए, प्राइवेट पार्टनरशिप जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड था। मतलब कि प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती थी। अगर सपोज उनके पास फंड है भी, टेक्नोलॉजी है भी, उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती थी, रिएक्टर का ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। उसी तरह से जो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस होता है या जो न्यूक्लियर फ्यूल परचेज होता है उसको हैंडल करने का उनको जो अलाउ नहीं था। कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल वो ओन नहीं कर सकती हैं। ठीक ना, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल हो गया वो ओन नहीं कर सकती हैं। और न्यूक्लियर रिसर्च किसी भी रिएक्टर्स को लेकर उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट बेसिकली ये प्रोहिबिट करता था, पूरी तरह से बांध देता था
प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज को कि वो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर सामने लग गया तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर जो है वो प्राइवेट फर्म्स नहीं आ सकती हैं। और इसमें एनपीसीआईएल हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, इनका जो है एक्सक्लूसिव मोनोपोली था कि यही जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कंट्रोल और डेवलप कर सकती हैं और ऑपरेट कर सकती हैं। उसी तरह से जो जैसे फ्यूल साइकिल है यूरेनियम और प्लूटोनियम का, उस पर भी कंप्लीटली जो है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का कंट्रोल था, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल था। और उसकी वजह से जो है इंडिया के अंदर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट, मेजर क्या मतलब नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट था प्राइवेट पार्टनरशिप में। अच्छा, ये जब 2008 में यूएस के साथ, यूएस ने फाइनली जब एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, तो इसने इंडिया के लिए जो है डोर अनलॉक कर दिया। बेसिकली इंडिया तब जाके कैपेबल हो पाया, मतलब आइसोलेशन खत्म हुआ इंडिया का वर्ल्ड से, और न्यूक्लियर फ्यूल परचेस करने, न्यूक्लियर रिएक्टर्स परचेस करने और रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें बेसिकली जो है इंडिया को आज़ादी मिली, या हाँ आज़ादी मिली कि वो बेसिकली इन सब चीज़ों के अंदर डील कर सकें। और बेसिकली इंडिया एनपीटी का भी पार्ट नहीं था, तो उसके लिए भी उसके ऊपर रेगुलेशन थे, प्रेशर था, बट इंडिया कभी उसको साइन किया नहीं। और जब यूएस ने फाइनल एक एग्रीमेंट किया, न्यूक्लियर डील किया इंडिया के साथ, तब जाके जो है इंडिया कैपेबल हो पाया लीगली 48 कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जो न्यूक्लियर फिजिबल मटेरियल सप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री को, उनके साथ कोई भी डील करने के लिए, ठीक है। और जब ये डील हो गया 2008 में खुलने के बाद, उसके बाद भी प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने एक रूल लेकर आया, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये बेसिकली डील करता है कि अगर सपोज कुछ भी एक्सीडेंट होता है या न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैपन होता है तो कंपनसेशन कौन पे करेगा। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड से कंपनीज जो है आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाई, और बेसिकली वो अवॉइड करती थी इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली ये एक्ट क्या बोलता था, ये एक्ट बोलता था कि जो भी ऑपरेटर है, जैसे इंडिया में एनपीसीआईएल है, अगर सपोज कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो वो लायबल है, जो भी एक्सीडेंट होगा उसकी लायबिलिटी उसके ऊपर पड़ेगी, जो भी कंपनसेशन है वो एनपीसीआईएल को ही पे करना पड़ेगा। बट उससे भी ज्यादा खतरनाक, जिसकी वजह से जो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती थी, वो थी सप्लायर लायबिलिटी कॉस्ट, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी और कंट्रीज ने नहीं लगाया। मतलब हर जगह ऑपरेटर तो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन यहां पर ऐसा क्लॉज लाया गया कि आप जो है कोई इन्वेस्ट करना ही ना चाहे, आप अब इसको आप अच्छा बोल लीजिए या खराब बोल लीजिए। तो सप्लायर लायबिलिटी कॉज में भी इसमें सप्लायर जो मान लीजिए जो न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसको भी लायबल किया गया कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी लायबिलिटी उसकी भी होगी, और ये 80 साल तक उसको उसका जो है कंपनसेशन पे करना पड़ेगा या उसकी लायबिलिटी उसके ऊपर रहेगी। अच्छा, ये जो लायबिलिटी क्लॉज था, इसी की वजह से कंपनी जो है उनको ये डर था कि ये कहीं स्यू ना कर दें सपोज कोई एक्सीडेंट होता है तो। हालांकि ऑपरेटर लायबिलिटी, ऑपरेशन जो कर रहा है प्लांट का, उसकी लायबिलिटी समझ में आता है कि ठीक है, जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको होल्ड करना रिस्पॉन्सिबल, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट सप्लायर का समझ में नहीं आया, बेसिकली एक तरह से हिंड्रेंस डाला गया कि किस तरह से रोका जा सके कंपनीज को लाने के लिए, ठीक है। और अगर सपोज इसी की वजह से जो है कंपनियां डर गई कि भाई अगर कुछ डैमेज हुआ तो उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर प्लांट से डील करती थी, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। अच्छा, 2008 में जब यूएस ने डील किया तो उसके बाद से ही जो है आप समझिए कि रशिया भी जो है कुंडनकुलम में एक प्लांट है, वहाँ पे एसएमआर प्लांट है, वहाँ पे उसने जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और बिल्ड और ऑपरेट करना चालू किया 2008 के बाद ही। अच्छा, आप ये देखिए कि इंडिया जो है, इंडिया कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं करने जा रहा है। इंडिया में बेसिकली क्या है, इंडिया ऑलरेडी जो है काफ़ी पीछे है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, और इंडिया की जो एनर्जी नीड है वो बढ़ती जा रही है, और उसके लिए इंडिया की मजबूरी है कि इसको जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको ओपन करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करती है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, फिनलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यहां तक कि बांग्लादेश भी है, ठीक है। चाइना को तो आप छोड़ ही दीजिए, चाइना की तो बात ही कोई नहीं है। जापान हो गया, कनाडा हो गया, सारी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम करती हैं, और बहुत ही अच्छा जो है मॉडल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी बहुत अलग अलग तरह के पार्टनरशिप हैं, जिसमें ऑपरेट करना, प्रॉफिट शेयरिंग करना, इस तरह की जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, वो कई फॉर्मेट होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे खाली जो कंट्रीज हैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये जो कंट्रीज ऑलरेडी डील करती हैं तो ये मॉडल सक्सेसफुल है बेसिकली, ठीक है। तो इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया, आप सोचेंगे कि इंडिया ओपन अप क्यों कर रहा है, तो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो बेसिकली जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप डेटा वाइज देखेंगे, एक डेटा वाइज अगर 2025 के हिसाब से आप देखेंगे तो इंडिया में 1700 बिलियन यूनिट्स का जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि
मतलब कि 2035 तक ये बढ़कर 4000 मतलब बिलियन यूनिट जो है कंजम्पशन मतलब रिक्वायरमेंट इंडिया की बढ़ जाएगी। तो आप सोचिए कि 3 गुना लगभग जो है एनर्जी डिमांड 10 सालों के अंदर बढ़ने वाली है। ठीक है, अच्छा इंडिया की जो पीक लोड कैपेसिटी है वो 2050 गीगावाट की कैपेसिटी है और इंडिया जो है अभी करंटली में 476 गीगावाट की कैपेसिटी रखता है। आप देखेंगे कि 2047 तक इसको बढ़ा के 708 मैक्सिमम बढ़ने वाला, मतलब ये भी 3 से 4 गुना हो जाएगा जो लोड मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है। तो इसके लिए इंडिया जो है ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे कि कोल बेस्ड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं रह सकता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इंडिया ऑलरेडी जो है क्लीन एनर्जी, अच्छा इंडिया का टारगेट भी है 2070 तक इंडिया का ये टारगेट है कि वो कंप्लीटली जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने का टारगेट है उसका। अच्छा वो हासिल करने के लिए आपको जो है एक क्लीन बेस लोड का मतलब कि आज की डेट में आप देखेंगे कि हम जो है यूज करते हैं सोलर यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी में आप बोल रहे हैं, तो हम विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम हाइड्रो पावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है सोलर का और विंड का कि ये पावर जनरेशन जो है कॉन्स्टेंट नहीं है। हम सोलर को देख ले तो सिर्फ 6 से 7 घंटे ही हम उसको यूज कर पाते हैं, वैसे ही विंड का जो है कभी ज्यादा कभी कम प्रोडक्शन, तो इसके ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी हम नहीं रह सकते। इसकी वजह से इंडिया को आज की डेट में कोल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपने पावर प्रोडक्शन के लिए। अच्छा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं बड़े बड़े, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि जैसे कोल हमको 24 घंटे, मतलब आप कोल कभी भी बर्न कर सकते हैं और उससे हीट प्रोड्यूस करके उससे इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी लगती है कि कोल जला के हम स्टीम बनाएंगे, स्टीम से जो है हम बिजली बनाएंगे टरबाइन को रोटेट करके, तो वो काम हम न्यूक्लियर से कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हम सोलर में नहीं कर सकते, हम विंड में नहीं कर सकते, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके लिए हमको न्यूक्लियर की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो कि हमको 24 घंटे बिना रुके पावर मतलब कि हीट सोर्स दे सकता है, जिससे जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन बिजली की जा सके। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी इंडिया को अपने रिड्यूस कोल के ऊपर करनी पड़ेगी। और आप जब नेट जीरो कार्बन एमिशन का आप जब टारगेट कर रहे हैं तो आप कोल बेस्ड रह के या खाली हाइड्रो पे आप रह के नहीं कर पाएंगे, आपको न्यूक्लियर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इंडिया की मजबूरी है कि इंडिया को न्यूक्लियर की तरफ मूव करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर जिस हिसाब से हीट जनरेशन कर सकता है, जिस हिसाब से बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, कोल उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एसएमआर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? एसएमआर बेसिकली क्या है कि ये कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देखेंगे कि बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है। मतलब अगर आप 700 मेगावाट का जो जाइजेंटिक प्लांट लगते हैं, मतलब बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, उसमें जो है आपको जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, उनको रन करना एक्सट्रीमली जो है एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिबल मटेरियल है, उनको कंपोज करना, मैनेज करना, सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपेंसिव है। जिस हिसाब से 2035 तक बोला जा रहा है कि 4 ट्रिलियन यूनिट बिजली की इस्तेमाल होगी या रिक्वायरमेंट लगेगी, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एसएमआर ही हमको मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ही हमको जो है वो कैपेसिटी दे सकते हैं। मतलब कि आप कई जगह लगा सकते हैं इसको, आपको ऐसा नहीं रहेगा कहीं स्पेसिफिक लगाना है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है कॉम्पैक्ट होते हैं, फैक्ट्री बिल्ड होते हैं, ये आपकी इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपेरेटिवली जो है पावर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं उसके कंपेरेटिव जो है इसकी टेक्नोलॉजी जो है बेटर है। उसी तरह से आप इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, रेगुलेट करना भी इनको बहुत आसान है और इनकी डिजाइन भी जो है सेफर है कंपेरेटिव टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके लिए इंडिया जो है बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर फोकस कर रहा है। और आप देखेंगे कि यूएस के साथ भी एग्रीमेंट हो रखा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बिलीव करता नहीं है और रसिया यहां पे इंडिया को हेल्प कर सकता है। रसिया की एक कंपनी है रोजाटॉम करके, रोजाटॉम ने बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है महाजेनको, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है ताकि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है मोदी जी का, उसके अंडर में जो है डोमेस्टिकली हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड कर पाएं, उसके कंपोनेंट बिल्ड कर पाएं, पार्ट बिल्ड कर पाएं, ताकि हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो और हम जो है सेल्फ जनरेशन एनर्जी नीड के लिए हमारी डिपेंडेंसी जो है रिड्यूस हो और कोल के ऊपर, और टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी कम हो हमारी दूसरी कंट्रीज के ऊपर। तो इसलिए
लिए यही कारण है कि मोदी जी का अनाउंसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी आर मूविंग टुवर्ड प्राइवेट प्लेयर फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। और यही अपडेट था जो कि मैं बताना चाहता था। बाकी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अलग वीडियो बनाता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप ये देख लीजिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने काफ़ी काम किया है SMR के ऊपर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है इंडिया में न्यूक्लियर पावर का कंपेरेटिवली बड़े प्लांट के कंपैरिजन में SMR का ज़्यादा है। और हमारी डिपेंडेंसी और एनर्जी नीड जो है दिन दुना रात चौगुनी बढ़ रही है। आप देख लीजिए कि किस तरह से आज की डेट में, अगर आप AC का भी देख लें, AC हर घर के अंदर जो है लग गया, हर घर में AC लगने लगा, हर जगह जो है एनर्जी की नीड बढ़ने लगी। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। और न्यूक्लियर सेगमेंट ही ऐसा है जो कोल को रिप्लेस कर सकता है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।